हम लोग रजिया सुल्ताना के बारे में अध्ययन कर रहे थे और जिसमें हमने कि रजिया के समय की प्रमुख घटनाएं क्या थी उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करते हैं कि रजिया के पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे थे। कहा जाता है कि रजिया के पतन के लिए किसी एक कारण को हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, उसके लिए अनेक कारण मिलकर उन्होंने रजिया के पतन के मार्ग जो वो प्रशस्त किया था, जिसमें सबसे पहली बात आती अमीरों के स्वार्थ कि रजिया का पतन वास्तव में तुर्क अमीरों की विजय थी। वे रजिया की तुलना में अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए और इल्तुतमिश ने, जो कि चालीसा मंडल का सदस्य था या जिसने चालीसा मंडल बनाया था, वह काफी शक्तिशाली था और रजिया ने इसकी शक्ति को कुचलने के लिए शुरू से ही प्रयास किया था और इससे लोग सशंकित हो उठे। और उस युग में स्वामी भक्त और निष्ठा के स्थान पर अमीरों को अपने स्वार्थों की ज्यादा चिंता थी। वे तो एक नाम मात्र का शासक चाहते थे ताकि उन्हें मनमाने तरीके से काम करने का अवसर मिलता रहे। और रजिया एक योग्य सुल्ताना थी और सत्ता पर अपना नियंत्रण रखकर अमीरों को ताज के कठोर नियंत्रण में रखना चाहती थी। ताज और अमीरों के इस संघर्ष के प्रारंभ में रजिया काफी सफल रही थी, परंतु निर्णायक युद्धों में उसे परास्त होना पड़ा क्योंकि अमीरों की संयुक्त सैनिक शक्ति रजिया से ज्यादा थी, यानी कि काफी प्रबल थे वो लोग। और इसके अलावा इल्तुतमिश के पुत्र अभी भी जीवित थे और वे उनमें से किसी एक को सुल्तान बनाना चाहते थे और इससे उनका पक्ष जो था और भी ज्यादा सबल हो गया था। डॉक्टर पांडे जो वो लिखते हैं कि दिल्ली सल्तनत अभी प्रारंभिक दशा में थी और स्थानीय अधिकारियों का पर उसका सुदृढ़ नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार से अमीरों के जो स्वार्थ थे उसकी वजह से उन्होंने रजिया को रास्ते से हटाना चाहा और इल्तुतमिश के जो अन्य पुत्र जो उनको गद्दी पर बैठाना चाहते थे। इसके अलावा उसके पतन का दूसरा कारण था रजिया का स्त्री होना, क्योंकि रजिया सुल्ताना एक ऐसी शासक थी जो कि मुस्लिम जगत में पहली मुस्लिम शासक थी और इसने की मर्दाना रवैया अपनाया था और पूरी तरह से, यानी कि शासन जो उसमें भाग लेती थी, इसके अलावा न्याय का कार्य किया करती थी, इसके साथ ही सैनिक कार्य जो वो भी किया करती थी। तो इस प्रकार से जो अमीर जो थे, जो मुस्लिम लोग, जहाँ धर्माधिकारी लोग जो थे, उनको भी कहा जाता है कि उसका स्त्री होकर इस तरह से पुरुष के समान कार्य करना उसको पसंद नहीं था। कि कुछ विद्वान जो वो ये भी कहते हैं कि रजिया का स्त्री होना ही उसके पतन का प्रमुख कारण था और रजिया में शासकीय गुणों की कोई कमी नहीं थी, परंतु जैसा कि एलिफिंस्टन जो उसने लिखा है कि उसकी विशेषता एवं गुण उसको इस कमजोरी से बचाने में काफी छोटे थे। वस्तुतः उस युग में तुर्क अमीर एक स्त्री के नेतृत्व को स्वीकार करना अपनी हेठी समझते थे और उस युग की राजनीति में एक स्त्री के लिए, चाहे वे कितनी ही योग्य क्यों न हो रही हो, कोई स्थान नहीं था। रजिया का मर्दाना रवैया कि रजिया ने परंपरागत पर्दे जो है उसकी प्रथा को त्याग कर और मर्दाना लिबास जो उसको पहनना शुरू कर दिया था और उसी में वो दरबार लगाया करती थी और मुसलमानों की निगाह में ये सामाजिक मर्यादा का एक अतिक्रमण था। और इतना ही नहीं, वह पुरुषों की भांति शिकार खेलने भी जाया करती थी और अपनी सेना का स्वयं संचालन करने लगी थी और युद्धों में भी भाग लेने लगी थी और उसकी हरकतों ने धर्मनिष्ठ कट्टर मुसलमान और अमीरों को उसका जबरदस्त विरोधी बना दिया था। इसके अलावा याकूत के साथ में उसका संबंध कि अबिसिनियन हबशी याकूत के साथ रजिया के बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे और वो भी उसके पतन जो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। कि रजिया एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी और प्रत्येक तुर्क अमीर उसे स्वीकार करने को लालायित था, परंतु एक गैर तुर्क को अपना स्नेही बनाकर, उसका भाजन बनाकर रजिया ने तुर्क अमीरों को की जो ईर्ष्या जो थी उसको और भी ज्यादा भड़का दिया। सुल्ताना बनते ही रजिया ने याकूत को अमीर आखुर के पद जो उसके ऊपर नियुक्त किया और वैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि याकूत की पदोन्नति शासन तंत्र पर से तुर्क अधिकारियों के एकाधिकार को कमजोर बनाने की रजिया की नीति का एक अंग मात्र था। बात यहीं तक सीमित रही होती तो भी कहा जाता है कि ठीक है, परंतु जब याकूत को सुल्तान की सेवा में उपस्थित होने की विशेष सुविधा मिली हुई थी तो कहा जाता है कि दोनों के संबंधों को लेकर अनेक अफवाहें फैलाई जाने लगी और याकूत और रजिया के आपसी संबंधों के बारे में इतिहासकार जो वो भी एक मत नहीं कहते हैं कि इब्न बतूता, इसामी, फरिश्ता, निजामुद्दीन, बदायूनी, इसके अलावा सर टॉमस ईश्वरी आदि ने रजिया के आचरण को कहा जाता है कि निंदनीय बताया। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने रजिया को निर्दोष बताया। समकालीन इतिहासकार मिनहाज सिराज ने उसके चरित्र पर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगाया, वह केवल इतना ही लिखता है कि याकूत को सुल्तान की सेवा में उपस्थित रहने की कृपा प्राप्त हो गई थी। मेजर रेबर्टी, वुलजले हेग, नेलपुल और मजूमदार जैसे विद्वान भी रजिया को निर्दोष मानते हैं और तुर्क सरदारों के आक्रोश का मुख्य कारण यही था कि याकूत एक हबशी था, यानी कि दूसरी जाति का था और यदि यही कृपा किसी तुर्क सरदार पर की गई होती तो कहा जाता कि उसका आचरण कभी भी निंदनीय नहीं माना जाता।
इसके अलावा कुछ राजनीतिक घटनाएं भी ऐसी घटी जो कि उसके पतन के लिए उत्तरदायी ठहरी थी कि सुल्तान बनने के बाद रजिया ने कुछ राजनीतिक घटनाओं के प्रति जिस प्रकार की नीति अपनाई वह उसके पतन का कारण बन गई थी। जैसे रणथंभौर का दुर्ग जो है वो खाली करना, क्योंकि उसने क्या निर्देश दिए थे कि अगर स्थिति बिगड़ जाए तो दुर्ग जो उसको खाली कर दिया जाए, और स्थिति बिगड़ने लगी थी इसीलिए दुर्ग खाली किया गया और यहाँ पर किसका, चौहानों का आधिपत्य हो गया था। तो इस प्रकार से रणथंभौर का दुर्ग जो वो उसके हाथ से निकल गया, तो लोगों को उसकी कमजोरी माना लोगों ने इसको। इसके अलावा कबीर खां एयाज ने लाहौर का सूबा छीन लेना और भूतपूर्व वजीर जुनैदी के रिश्तेदार ग्वालियर के दुर्ग रक्षक का अचानक लापता हो जाना, ये सब घटनाएं ऐसी थी कि जिससे तुर्क सरदार ये सोचने लगे कि रजिया उन सभी को एक एक करके समाप्त करने पर तुली है। इसलिए उन्होंने संगठित होकर रजिया को हटाने का फैसला किया ताकि उनमें स्वार्थों की रक्षा की जा सके। और उसके पतन का वास्तविक कारण यही था कि तुर्क अमीर शासक सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते थे, जबकि रजिया इसके लिए तैयार नहीं थी। तो इस प्रकार से ये बहुत से कारण थे जिनकी वजह से रजिया सुल्तान जो उसका पतन हो गया था।